जय हिंद साथियों। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 7 है। तो हम हर प्रत्येक मॉडल टेस्ट में हिंदी के बाद रीजनिंग और रीजनिंग के बाद जो है हम जीके और जीके के बाद हम कंप्यूटर सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम यूपी जीके कवर करते हैं। तो अंत तक बने रहिए और सभी टॉपिक आप कवर कीजिए। इससे क्या है, इससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी लक्ष्य को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार यूपी ट्रिपल एससी पार। तो चलिए हम हिंदी से यहाँ पर सॉल्व करते हैं और कह रहा है यहाँ पर कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो पवन का सही संधि विच्छेद आपका जो हो जाएगा ओ प्लस अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओ प्लस अन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका ए और ए के बाद आपका ओ और ओ के बाद आपका औ, अगर ये आपके स्वर आते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये मिलकर आपका ए हो जाता है और ए के स्थान पे आपका ए हो जाता है। ये क्या हो जाता है कि आपका ए हो जाता है और यहाँ पर आपका जो है अगर संधि पूछी जाए तो यहाँ पर आपकी अयादी संधि होगी। कौन सी? तो यहाँ पर आपकी अयादी संधि हो जाएगी पवन में। तो ऑप्शन नंबर पहला विकल्प इसमें हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बतलाना है। तो देखिए, अगर जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं एक शब्द में? तो दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपका जठरा नल दे रखा है। जठरा नल किसे कहते हैं? तो देखिए, पेट में लगने वाली आग को, किसको? तो पेट में लगने वाली आग को यहाँ पर हम जठरा नल कहते हैं। और बड़वा नल दे रखा है, तो बड़वा नल किसे कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली आग को, किसको? तो समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल और पेट में लगने वाली आग को जठरा नल और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल। तो हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आपका एक शकल और एक शकल का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है तीसरे नंबर प्रश्न में। तो आपका यहाँ पर शकल वाला और आपका एक सलगम वाला जो है, इसका अर्थ क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, इस शकल का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? इस शकल का अर्थ आपका जो होता है वह संपूर्ण होता है। क्या होता है? संपूर्ण होता है। यहाँ पर संपूर्ण होता है। और सलगम वाले आपका स जो दे रखा है उसका अर्थ क्या होता है? तो अंश होता है। क्या होता है यहाँ पर? अंश होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सन शब्द दे रखा है। सन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सन शब्द का अर्थ होता है, एक तो आपका देखिए सन का अर्थ एक आपका वर्ष होता है। क्या होता है? वर्ष होता है। और दूसरा जो आपका सन का अर्थ होता है वह देशी वर्ष होता है। क्या होता है? देशी वर्ष होता है। क्या होता है साथियों? तो देशी वर्ष होता है। यहाँ पर हमारा देखिए सन और संवत का अर्थ वर्ष और इसका देशी वर्ष हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे सबल और निर्मल दे रखा है। सबल का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? सबल का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए शक्तिशाली। क्या होता है? शक्तिशाली होता है। और एक निर्बल का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? तो आपका कमज़ोर होता है। क्या होता है यहाँ पर? कमज़ोर होता है। तो चारों टॉपिक हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। आगे देखिए चौथा नंबर है, अंबर का अर्थ आकाश होता है। तो और अंबर का अन्य अर्थ क्या यहाँ पर निकलेगा? तो एक अंबर का अर्थ यहाँ पर आकाश से है, तो दूसरा अंबर का अर्थ क्या है यहाँ पर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें अंबर का जो अनकार्थी शब्द अन्य हो जाएंगे। जैसे आपका एक वस्त्र होता है। क्या होता है? एक वस्त्र होता है। कपास होता है। क्या होता है? कपास होता है। और कपास के बाद हमारा एक इत्र होता है। क्या होता है? एक यहाँ पर इत्र होता है। इत्र के बाद आपका अभ्रक भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रक भी इसे हम कहते हैं। और एक नज़र भी कहते हैं। यातुधान का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। यातुधान का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो देखिए यातुधान का पर्यायवाची होता है आपका निश्चर दे रखा है। क्या हो रहा है? निश्चर दे रखा है, जिसका अर्थ आपका एक होता है राक्षस। क्या होता है? यहाँ पर पर्यायवाची आपका एक राक्षस हो गया और एक आपका दानव हो गया। दानव के बाद आपका दैत्य हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर दैत्य हो गया। दैत्य के बाद हम असुर भी कहते हैं। असुर भी कहते हैं। रजनीचर अर्थात रात में विचरण करने वाले को रजनीचर भी कहते हैं। सुरारी भी हम इसी को कहते हैं। दैत्य को क्या कहते हैं? सुरारी। तो इतना आपको याद रखना है। आगे है विराट का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है?
तो विराट का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपका 6 नंबर में। तो देखिए विराट का विलोम आपका क्षुद्र होता है, क्या होता है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। आपका विराट का विलोम यहाँ पर क्षुद्र होता है। और बृहत का यहाँ पर देखिए बृहत का क्या हो जाएगा, तो बृहत का यहाँ पर लघु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। लघु अर्थात छोटापन हम कह सकते हैं। और यहाँ पर 7वां नंबर है धातु प्लस धातु पर डैश डैश प्रत्यय जोड़कर वर्तमानिक काल कृदंत बनाते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न है ये। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आपका देखिए ता लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ता लगाते हैं। जैसे हमने किया पढ़, क्या किया, पढ़ प्लस हम इसमें अगर ता लगा दें तो यह क्या बन जाएगा, पढ़ता, क्या बन जाएगा, यह पढ़ता बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम वर्तमान कालीन में कृदंत बनाते हैं ता लगाकर। और एक और हम बना देते हैं जैसे लिख, क्या हो जाएगा, लिख प्लस इसमें हम ता जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखता। 8वां नंबर है निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है। तो देखिए आपका अधर्म दे रखा है, इसमें आपका अ उपसर्ग लगा हुआ है। सुपुत्र में आपका सु उपसर्ग लगा हुआ है। सुकर्म में भी आपका सु उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है क्या, तो आपका मिलान, मिलान में आपका कोई उपसर्ग यहाँ नहीं है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग वह होता है जो वाक्य के आगे आकर जो है अर्थ में परिवर्तन लाता है। आगे 9वां नंबर है निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द इसमें तत्सम है, उसे चयनित कीजिए। तो कुपुत्र दे रखा है, अवतार है, गुफा है और घड़ा है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए कुपुत्र में, किसमें, कुपुत्र आपका जो है तत्सम है, कैसा है यह साथियों, आपका तत्सम है। शेष आपका देखिए अवतार दे रखा है, घड़ा दे रखा है और गुफा दे रखा है, ये कैसे है, ये शब्द आपके तद्भव हैं, कैसे हैं, ये शब्द आपके तद्भव हैं। 10वां नंबर है पंकज, जलद आदि किस प्रकार के यहाँ पर शब्द हैं। तो रूढ़ दे रखा है, यौगिक हैं, योग रूढ़ है और मिश्रित हैं। तो पंकज और जलद कैसे शब्द हैं, तो देखिए पंकज और जलद जो आपके हैं वह ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट होता है। ये सब कैसे हैं, ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। तो यहाँ पर विकल्प हमारा सी ऑप्शन राइट होता है। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसकी परिभाषा सुनिए ध्यान से। तो ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यौगिक शब्द दे रखा है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को हम जो क्या कहते हैं, आपका यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ मिला दें बी प्लस ज्ञान, क्या हो जाएगा, बी प्लस अगर हम ज्ञान मिला दें तो क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। यह किसका आपका उदाहरण हो गया, तो यौगिक का। अब देखिए यहाँ पर रूढ़ भी दे रखा है, रूढ़ क्या होता है, देखिए रूढ़ क्या होता है, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे अगर दिन, क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिन और रात, इन्हें हम क्या करते हैं, तो खंडों में तोड़ नहीं सकते हैं, अगर तोड़ भी देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इस वजह से हम इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। तो यहाँ पर कपड़ा को जो है रेखांकित कर रखा है, तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, अगर रेखांकित पद देखें तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा, कौन सा, कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा यहाँ पर राइट होता है। अब देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो कर्ता अर्थात करने वाला, क्या कहते हैं, तो कर्ता हम उसे करने वाला कहते हैं। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में बोध कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। 12 नंबर यहाँ पर छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द आपका कौन सा होगा। तो छाती के बल चलने वाले के लिए हम क्या कहते हैं, उरक कहते हैं। तो छाती के बल कौन चलता है, बताइए, छाती के बल कौन चलता है। तो यहाँ पर बात करेंगे छाती के बल चलने वाले को हम क्या कहते हैं, एक शब्द उरग होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए उरग किसे कहते हैं, छाती के बल चलने वाले को, सांप को, किसे, सांप को यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि सांप जो है छाती के बल आपका चलता है। बाकी अब देखिए अगर आया है यहाँ पर उरग, तो यहाँ एक हम आएगा भुजंग, क्या आ जाएगा, भुजंग भी हम सांप को कहते हैं। और क्या कहते हैं, भुजंग के बाद आपका कुरंग भी हम क्या कहते हैं, देखिए भुजंग हो गया, और भुजंग के बाद आपका सांप हो गया। और बात करेंगे अब देखिए यहाँ पे कुरंग भी दे रखा है, कुरंग किसे कहते हैं, तो कुरंग हम जो कहते हैं वह हिरण को कहते हैं, किसे कहते हैं, कुरंग हम जो है हिरण को कहते हैं। भुजंग हम किसे कहते हैं, तो भुजंग यहाँ पर भुजंग दे रखा है। तुरंग देखिए तुरंग यहाँ पर हम किसे कहते हैं,
तो घोड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो घोड़ा को कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों उरग छाती केवल चलने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उरग कहते हैं। आगे 13 नंबर है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका क्रमवाच्य दर्शाता है? तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, राधा से चला नहीं जाता है, तो राधा से चला नहीं जाता है, ये तो भाववाच्य को दर्शा रहा है। और यहाँ मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया 13 नंबर में, ये जो हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य को दर्शाया जा रहा है। किसको? तो मजदूरों द्वारा जो है पेड़ को काटा गया। मैं लेख लिखता हूँ और रमेश कपड़ा धो रहा है, ये कैसे हैं? तो रमेश कपड़ा धो रहा है और मैं लेख लिखता हूँ, ये क्या है? तो कृतवाच्य। ये दोनों कैसे हैं? सी और डी आपके कृतवाच्य हो जाएंगे। और कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका 14 नंबर है स्त्री शब्द का। तो यहाँ पर स्त्री का बहुवचन पूछा जा रहा है। तो स्त्री का बहुवचन अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर स्त्री का आपका स्त्रियाँ हो जाता है। यहाँ पर क्या लग जाएगा? चंद्र बिंदु वाला जो होता है वह आपका स्त्रियाँ आपका जो है बहुवचन हो जाएगा। अगर आप देखिए एक तिथि का भी पूछा जाता है। किसका? तिथि का भी पूछा जाता है। तिथि में अगर हम या लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? तिथियाँ। तो ये हमारा बहुवचन बन जाएगा। और नारी का भी पूछा जाता है, जैसे नारी हो गया, नारी में हम क्या लगा दें तो आपका देखिए नारियाँ क्या हो जाएगा? नारियाँ। अगर इस पर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दें तो ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो आपका बहुवचन बन जाएगा। आगे है 15 नंबर, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का यहाँ पर भेद बताना है। तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वाक्य में आपका क्या बताना है? तो क्रिया विशेषण का भेद बताना है। तो इस वाक्य में आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। कालवाचक इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम इसमें कर दें परसों, परसों, परसों के साथ हम पहले, पहले, पहले के बाद हम पीछे, पीछे के बाद आपका कभी, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपका देखिए रीतिवाचक भी दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी क्रिया करने के तरीके का बोध कराता हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका परिणामवाचक भी दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। परिणामवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अपकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित समय का बोध कराता उसे हम परिणामवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर कुछ ले लें तो आपका कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, आपका काफ़ी हो गया। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? तो आपके परिणामवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आगे 16 नंबर है क्रिया के मूल रूप को डैश डैश कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? तो देखिए अगर 16 नंबर में बात करें तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम यहाँ पर नहीं है? तो कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो वह है। तो निम्नलिखित में से अनिश्चय वाचक सर्वनाम इसमें से तो यहाँ पर अगर बात करें 17 नंबर में ऑप्शन नंबर डी जो वह क्या हो जाएगा? जो वह हो जाएगा। ये अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो दे रखा है लेकिन कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा? ये संबंध को दर्शा रहा है। किसे? तो संबंध, आपका संबंध को जो है आपका संबंध अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर में है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए संज्ञा आपका बहुत ही ईजी होता है। अगर संज्ञा में बात करें साथियों तो हिमालय आपका कितना है? तो हिमालय पर्वत आपका एक ही है, इस वजह से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु यानी एक वस्तु का आपका होना चाहिए, जैसे आपका हिमालय एक है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आए जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, तो ऐसे व्यक्ति आपके क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। हिमालय में जैसे आपका पर्वतों का नाम बोध हो रहा है तो आपका हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 19 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम शुद्ध शब्द देखें तो अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान आपका कैसा लिखा जाएगा? तो देखिए आपका सी आपका यहाँ पर जो हो जाएगा अंतर्ध्यान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा।
आगे देखते हैं 20 नंबर, और कह रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ सदैव आपका पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वह आपका इस तरीके से होता है। आगे है कौन सा शब्द में आपका र व्यंजन नहीं है? तो 21 नंबर है, कौन से शब्द में आपका र व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आपका देखिए मात्रा का अगर हम प्रयोग करें तो मात्रा के लिए हम क्या क्या बना सकते हैं? जैसे आपका मैं हो गया, प्लस मैं के बाद आपका क्या हो जाएगा? आ हो गया, आ के बाद प्लस आपका तय हो गया, तय के बाद आपका र हो गया। देखिए इसमें आपका र आ गया, उसी तरीके से आपका मूर्धा में भी आएगा, क्रम में भी आएगा, लेकिन आपका मातृभूमि में नहीं आएगा। मातृभूमि में आपका कोई र व्यंजन आपका नहीं छिपा हुआ है, तो इस वजह से डी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की यहाँ पर रचना है? तो यहाँ पर 22 नंबर है, और यह सब किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा जी की। किसकी? भगवती चरण वर्मा जी की। यह सब उपन्यास हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पद्यांश नज़र आ रहा है, और पद्यांश को हम जल्दी से पढ़ेंगे और इससे बनने वाले प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर, बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आप आ पड़े, कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की बटोही और बाट की पहचान कर ले। तो कविता की पंक्तियों में यात्रा के किस विशेषता की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है? 23 नंबर में प्रश्न है, और कह रहा है कि आपका कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की यहाँ पर जो है संकेत की जा रही है? तो आपने पद्यांश पढ़ा, तो इसमें आपका अनिश्चितता की ओर, सारे पद्यांश में आपने देखा एक शब्द आपको बहुत कॉमन मिला, अनिश्चितता की ओर। किसमें? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका दी गई कविता के उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं का वर्णन करने के साथ साथ सतत आगे बढ़ने और रहस्य का जो है आपका सतत बढ़ने का जो है यहाँ पर आगे बढ़ने रहने का जो है यहाँ पर संदेश दिया है। सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 24 नंबर है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? 24 नंबर है, तो देखिए कविता में उल्लेखित मिलता है सुमन और कंटक जो है सुख और दुख के, किसके? सुख और दुख के यहाँ पर प्रतीक है। मनुष्य के जीवन में विषाद और आनंद का कई क्षण आते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में आपका प्रगतिशीलता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की क्षमता का विकास होता है। 25 नंबर है, कविता की पंक्ति में कवि व्यक्तियों को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो आपने पद्यांश पढ़ा है, तो ये आपकी कविता में क्या है? तो हर स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उनको दुख या किसी चीज़ का जो है शोक मनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? उनकी प्रगति रुक जाती है। तो हर स्थिति में व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। 26 नंबर है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अंडे के शहजादे का मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति। यहाँ पर डी विकल्प हमारा राइट होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर बात करेंगे चरण कमल बंदो हरिराई में आपका जो है यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कौन सा रूपक अलंकार होगा? जहाँ पर उपमेय में, कौन में? तो उपमेय पर उपमान का आरोप हो या उपमान और उपमेय का अभेद हो, वहाँ पर रूपक अलंकार हमारा होता है। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। 28 नंबर है, वह सम, देखिए वह सम मात्रिक छंद जिसे प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और तथा प्रत्येक चरण में 11वें और 13वीं मात्रा पर आपका यति लगा हो, और यह कौन सा छंद आपका कहा जाएगा? तो उसे हम क्या कहेंगे? रोला कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम रोला कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर हमारा 28 में जो है राइट होता है। रोला क्या होता है? तो रोला जो आपका होता है एक सममात्रिक छंद होता है, जिसके चरण में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं एवं 11 व 13 मात्राएं आपकी यति होती हैं, और प्रत्येक के अंत में आपके 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है? तो 29 नंबर है, सारा राज्य उसके लिए थाती था, तो ये तो सही हो जाएगा। एक आधी
कह रहा ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, ये भी शुद्ध हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी विकल्प यहाँ पर जो है अशुद्ध हो जाएगा। कौन सी इसमें अशुद्धि है? तो वचन संबंधित इसमें आपका अशुद्धि है। तो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में देखिए केवल यहाँ पर नहीं लगना चाहिए था। इन दोनों में देखिए केवल अगर हाँ हटा दे तो आपका शुद्ध हो जाएगा। इन दोनों में यही अंतर है, तो केवल यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वचन संबंधित यहाँ पर त्रुटि है। 30 नंबर है, निम्न में से कर्मधारय समास का इसमें उदाहरण कौन सा है? तो प्रिय सखा है, कामचोर है, आजन्म है, सपरिवार है। तो 30 नंबर है। और 30 नंबर में बात करेंगे आपका प्रिय सखा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है प्रिय सखा। प्रिय सखा में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है? तो उत्तर पद पर आपका प्रधान होता है, पूर्व पद जो होता है वह उपमेय और उपमान की आपका विशेषण और विशेष का संबंध दर्शाता है। जैसे हम अगर इसमें देखें तो आपका क्या होता है? जैसे आपका नीलकमल क्या हो जाएगा? नीलकमल आपका जो होता है वह आपका कर्मधारय का यहाँ पर उदाहरण है। एक आपका पीताम्बर होता है, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर। आगे हम बढ़ते हैं और 31 नंबर है, दिए गए कथन और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़े और जो है उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। तो यहाँ से हमारा क्या? तो रीजनिंग स्टार्ट होता है और हमने अब तक जो है हिंदी कवर किया 30 नंबर प्रश्न। अब हम जो है रीजनिंग यहाँ पर कवर करेंगे। कह रहा है क्या कथन कह रहा है? देखिए, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? तो देखिए तर्क कह रहा है हाँ, इससे विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो आपने तर्क देखा। अब हम दूसरा तर्क देखते हैं। दूसरा तर्क यहाँ पर क्या कह रहा है? तो दिख रहा नहीं, यह विद्यार्थी की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्णयात्मक वर्षों को कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास में चूक जाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करें कौन सा तर्क यहाँ पर मजबूत होगा, तो इसमें हमारा बात करेंगे 31 नंबर में। तो इसमें आपका केवल दूसरा तर्क हमारा इसमें मजबूत होगा कि विद्यार्थियों के लिए विशेषकर शहरी स्कूलों के बच्चों को शारीरिक शिक्षा और व्यायाम की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होती है। तो स्कूलों में इसे अगर बंद कर देते हैं तो भविष्य में बच्चों की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस वजह से तर्क यहाँ पर हमारा 2 मजबूत होगा। आगे देखिए, आपको पता चला कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक आपका तार्किक उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे, या बी कह रहा है कि आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे, या सी कह रहा है कि आप उनकी गलती के लिए नवजात शिशु के माता पिता दोनों को अपमानित करेंगे, और डी कह रहा है कि आप उन्हें बताएंगे कि यह चिंता का विषय नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा दायित्व क्या बनेगा इसमें 32 नंबर में? तो हमारा दायित्व बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप एक चचेरे भाई हैं, क्या है? यदि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया है, तो आप ऐसी स्थिति में करेंगे कि उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने का सलाह देंगे। ऑप्शन नंबर बी हम यह करेक्ट कर देंगे। आगे यहाँ पर देखिए, विकल्पों में आपको लापता संख्या यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर लापता संख्या अगर आपको चुनना है तो देखिए यहाँ पर एल के बाद एम और आपका एन के बाद यहाँ पर आपका देखिए एल के बाद एम और एम के बाद एन और एन के बाद फिर आपका एम के बाद एन, फिर ओ के बाद पी और एन के बाद ओ, यानी आपकी +1 हो यहाँ पर वृद्धि हो रही है। किसमें? +1 की यहाँ पर वृद्धि हो रही है सभी में। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए OPQRS, इसमें भी आपकी जो है +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें भी आपका +1 वहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम यहाँ पर राइट कर देंगे, यानी लापता संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? विकल्प नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि सभी में आपका +1 इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका 34 नंबर है, दिए गए वक्तव्य और 4 तर्क को ध्यान से पढ़ें और उस तर्क का चयन करें। तो कौन सा तर्क यहाँ पर मजबूत होगा? तो 34 नंबर है, कह रहा कि क्या छोटे बच्चों पर इतनी भारी स्कूल बैग लाद देना चाहिए? तर्क कह रहा है क्या कि हाँ, भारी बैग का अर्थ होता है अधिक ज्ञान। तो देखिए भारी बैग का अर्थ यहाँ पर अधिक ज्ञान से तो हो नहीं सकता। कह रहा नहीं, भारी स्कूल बच्चों से शारीरिक मुद्रा खराब हो सकती है। और तीसरा कह रहा हाँ, ज्ञान अर्जन के लिए बच्चों को अनुकूलित होना चाहिए। और चौथा कह रहा नहीं, एक भारी बैग से कभी भी ज्ञान संग्रहण जो है सुनिश्चित नहीं होता। तो हम इसमें कौन सा जो है हमारा
इसमें हमारा जो है ठोस कदम इसमें आपका कौन सा उठना चाहिए और तार्क आपका कौन सा सही होना चाहिए। तो 34 नंबर है, तो इसमें देखिए आपका एक तो आपका दूसरा होगा, कौन सा, एक तो दूसरा होगा, नहीं भारी स्कूल जो है बैग से बच्चों की शारीरिक मुद्रा खराब हो जाती है। अगर भारी स्कूल रहेगा, बच्चे उसे पीठ पे ला देंगे तो कहीं ना कहीं उससे उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों खराब हो जाएगी। और यहाँ पर पांचवा देखिए कह रहा है, नहीं एक भारी बैग से कभी भी ज्ञान संग्रहण जो है सुनिश्चित नहीं किया जाता है, ये भी आपका सत्य कह रहा है। तो आपका देखिए दूसरा और चौथा यहाँ पर ठोस तर्क होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम जो है राइट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर, और 35 नंबर कह रहा है, तो आज का देखिए, आज का जो आपका टेस्ट है वो आपको हार्ड तो दिखेगा ही, क्योंकि रीजनिंग आपकी इसमें आपके इस टेस्ट में आपको हार्ड देखने को मिलेगी। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र का यहाँ पर चयन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न आकृति है, इधर आपकी जो दे रखी है वह उत्तर आकृति दे रखी है। तो यहाँ पर 35 नंबर में बात करें तो अगर देखिए यहाँ पर अगर इस आकृति को हम 90 डिग्री क्या कर दें, इस आकृति को 90 डिग्री हम वामावर्त यानी घुमा दें, क्या करें, घड़ी के आपका वामावर्त दिशा में अगर घुमा दें, तो अगर इस आकृति को हम जैसे 90 डिग्री घुमाया, इस आकृति को हम 180 डिग्री वामावर्त घुमा दें तो हमें कौन सी आकृति यहाँ पर मिलेगी, तो ये वाली आकृति मिल जाएगी। कौन सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर ये वाली आकृति जो है राइट हो जाएगी। 36 नंबर देखिए कह रहा है कि 3 कथन आपको संबंधित दे रखे हैं और 3 निष्कर्ष यहाँ पर दे रखे हैं, और आपको कह रहा है कि कथनों को सत्य मानते हुए भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, यह निर्णय लें कि कौन सा कथन यहाँ पर जो है अनुसरण तार्किक रूप से करेगा। तो देखिए कथन कह रहा है क्या, कि सभी पेंटिंग यहाँ पे डिजाइन है, क्या कह रहा है कि सभी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर पहला कथन कह रहा है कि सभी पेंटिंग यहाँ पे क्या है, तो सभी पेंटिंग यहाँ पे डिजाइन है, क्या है, तो हमने इसे डी से बना दिया, ये डिजाइन हो गया। और सभी डिजाइन यहाँ पे क्या है, तो सभी डिजाइन यहाँ पे घर है, यानी हम हाउस कह सकते हैं। फिर कह रहा है सभी घर यहाँ पर वस्तुएं हैं, सभी घर क्या है यहाँ पर वस्तुएं हैं, यानी आपका प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका डायग्राम बन के आपका रेडी हो गया। फिर निष्कर्ष देखते हैं, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी डिजाइनें वस्तुएं हैं, तो सभी डिजाइन आपका अंदर है, वस्तुएं आपकी बाहर हैं, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, तो ये कथन आपका जो है सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कुछ घर पेंटिंग है, क्या कह रहा है यहाँ पर, कि कुछ घर आपका पेंटिंग है, तो घर आपका अंदर है, पेंटिंग आपका घर आपका बाहर है, पेंटिंग अंदर है। तो यहाँ पर अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, तो सत्य हो जाता है। अब तीसरा यहाँ पर कह रहा है कुछ पेंटिंग घर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव में कभी नेगेटिव आपका सही नहीं होता है, क्या होता है, पॉजिटिव में आपका कभी नेगेटिव सत्य नहीं होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है क्या हो जाता है, तो पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारा यहाँ पर अनुसरण करता है, विकल्प बी हम यहाँ पर लगा देंगे। आगे देखिए, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात यहाँ पर 4:3 है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाता है। यदि शादी के समय यह अनुपात उनका जो था 5:3 था, तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो देखिए ये आपके लिए होमवर्क मैं रख लेता हूँ, और इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका उत्तर बताऊंगा, और आपको जो है आपका यहाँ पर नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 37 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर, 38 नंबर की ओर, और कह रहा है नीचे दिए गए खुले हुए घन से विकल्पों में से कौन सा घर आपका घर यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो कौन सा घन आपके यहाँ पर बनाया जा सकता है 38 नंबर में। तो देखिए अगर हम अपोजिट लें, तो अगर इसका अपोजिट क्या लें, तो इसका अपोजिट आपका ये वाला हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर त्रिविमीय आकृति में एक के विपरीत आकृति को हम नहीं देख सकते हैं, जिस विकल्प में एक दूसरे के विपरीत आकृतियाँ दी गई हों वह विकल्प आपका कभी नहीं हो सकता है। तो आकृति बी हम जो है यहाँ पर जो है बनाया नहीं जा सकता है, इस वजह से बी विकल्प यहाँ पर जो है हम बना नहीं सकते हैं। यहाँ पर 39 नंबर है, और देखिए क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं 39 नंबर में। तो क्या पैटर्न लग रहा है, तो यहाँ पर पैटर्न हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ गुणा करना पड़ेगा और कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9 × 7 कर देते हैं, कितना, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तो 9 × 7 कर देते हैं और प्लस लगाते हैं,
और ब्रैकेट में हम कर देते हैं 5 + 3, क्या कर देते हैं 5 + 3 कर देते हैं। उसके बाद देखिए 9 सत्ते कितना होता है हमारा 63 होता है, प्लस लगाएंगे और 5 3 हमारा कितना होता है 8 होता है। तो 63 और 8 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 71 हो जाएगा, कितना 71 हो जाएगा, जो कि 71 हमारे यहाँ पर आया हुआ है। फिर हम दूसरा डायग्राम यहाँ पर उठाते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, तो देखिए 4 × 4 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 4 × 4 कर देते हैं, प्लस लगाते हैं और ब्रैकेट में हम कर देते हैं 8 + 2, क्या कर देते हैं 8 + 2 कर देते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 4 चौको हमारा कितना होता है 16 होता है, प्लस 8 2 10 होता है। तो कितना हो जाएगा हमारा 16 10 हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर हम ये वाला डायग्राम उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें, तो जैसे हमने पिछले 2 उसमें किया उसमें भी हम कर देंगे 6 × 8 प्लस आपका क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है 6 × 8, उसके बाद ब्रैकेट में 3 + 11, 3 + 11, तो 8 6 कितना होता है 48 होता है, प्लस लगाएंगे और 11 3 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 8 4 12, 5 1 6 और आपका 62 आ जाएगा, कितना 62 आ जाएगा। तो 62 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब सेम प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको 40 नंबर में, तो इसमें भी आपको क्या पैटर्न लगाना है, तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे अगर आपका 91 हैच 32 दे रखा है, बराबर इनका संबंध आपका 7 से है, उसी प्रकार 83 और आपका हैच दे रखा है 54 और इनका संबंध 4 बता रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है 62 हैच 96 का आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, तो यहाँ पर अगर हम कर दें देखिए 91 को हम यहाँ पर तोड़ दें, 91 को तोड़ दें 9 - 1 कर दें, माइनस लगाएं, फिर क्या कर दें हम 3 - 2 कर दें, क्या कर दें 3 - 2 कर दें, तो 9 में से आपका 1 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 3 में से आपका 2 जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आएगा, जो कि यहाँ पर हमारा आया हुआ है। फिर हम क्या कर दें, अब देखिए 8 दे रखा है, 8 को 83 दे रखा है, तो 8 माइनस हम यहाँ पर 3 कर दें, माइनस लगाएं और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम 5 - 4 कर दें, तो यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, माइनस लगाएंगे 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 आ जाएगा, कितना 4 आएगा, देखिए यहाँ पर आपका आया हुआ है। और सेम यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 - 2 और अब देखिए 6 - 2 माइनस लगाएंगे और 9 - 6 कर देंगे यहाँ पर, तो 6 में से 2 जाएगा 4 आ गया, माइनस और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ 6 है ना आपका 6 है, तो 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3 आएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट होता है। तो ये पैटर्न आपका 39 और 40 नंबर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि दोस्तों का एक समूह षटकोणीय स्थिति में इस प्रकार बैठा कि षटकोण के प्रत्येक कोण पर एक व्यक्ति हो। रवि राजेश के सामने बैठा है, प्रियंका विभा के बराबर में बैठी है, नीना विभा के सामने बैठी है लेकिन रवि के बराबर में नहीं है। यदि अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो यह व्यक्ति आपका कौन है। तो षटकोण है, तो षटकोण हम यहाँ पर बनाते हैं, देखिए तो षटकोण हम यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर तो षटकोण बनाते हैं यहाँ पर हम ऐसे, तो षटकोण हमने बना दिया। अब चलिए हम इसका कलर चेंज करके यहाँ पर इनको जैसे जैसे बैठे वैसे बैठाते हैं इनको। तो कह रहा है कि प्रत्येक कोण पर एक व्यक्ति हो। रवि राजेश के सामने बैठा है, तो रवि और राजेश के सामने बैठा है, तो रवि को हम यहाँ बैठा देते हैं, कहाँ पे, तो रवि को हम यहाँ बैठा देते हैं और यहाँ पर हम राजेश को बैठा देते हैं, कहाँ पर, तो यहाँ पर हम राजेश को बैठा देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रियंका विभा के बराबर बैठी है, कहाँ पर, तो प्रियंका जो है यहाँ पर अगर हम प्रियंका को बैठा दें यहाँ पर, कहाँ पे, तो प्रियंका जो है विभा के बराबर में बैठी है, प्रियंका को यहाँ पर हम बैठा दें, प्रियंका को यहाँ बैठा दें तो विभा हमारी कहाँ हो जाएगी, तो विभा यहाँ हो जाएगी, विभा यहाँ हो गई। फिर कह रहा है कि विभा के बराबर में बैठी नीना विभा के सामने बैठी है। अब नीना विभा के सामने बैठी है तो नीना यहाँ बैठ जाएगी। फिर आपका कह रहा है कि लेकिन रवि के बराबर में नहीं बैठी। यदि अनुज राजेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है
तो देखिए यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, अनुज बैठ जाएगा। रवि और नीना के बीच कौन बैठ जाएगा, तो अनुज बैठ जाएगा। तो ये डायग्राम बन के हमारा रेडी हो गया। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो वह कौन है। तो अनुज और राजेश के बीच में अगर कौन बैठा है, तो अनुज यहाँ पर है, राजेश यहाँ पर है, तो कौन बैठा है, नीना बैठी है। कौन बैठी है, नीना बैठी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा कि 10वीं कक्षा के एक डिजाइन में ए ने 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत यहाँ पर 39 है। डिजाइन बी के 65 छात्रों के अंकों का औसत यहाँ पर 65 है। और डिजाइन सी के 50 छात्रों का औसत यहाँ पर 63 है। और 10वीं कक्षा के तीनों डिजाइनों के छात्रों के अंकों का औसत यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका क्या है, तो औसत से हमारा है। तो यहाँ पर देखिए 10वीं कक्षा का ए का कितना है, ए का यहाँ पर कितना है, तो 45 छात्रों का औसत कितना दे रखा है आपका, 69 दे रखा है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 45 और 69 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3105 आ जाएगा। कितना, 3105 आ जाएगा। फिर हम बी को उठाते हैं और बी का आपका कितना है, तो बी का आपका 65 है। फिर इनके अंकों का औसत कितना है, तो 65 है। और 65 गुणे 65 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 65 गुणे 65 का आपका 4225 प्राप्त होगा। कितना, 4225 प्राप्त होगा। उसके बाद हम सी का देखेंगे। सी जो है 50 छात्रों का औसत अंक कितना है, 50 छात्रों का अंकों का औसत कितना दे रखा है आपका, यहाँ पर 63 दे रखा है। कितना, 63 दे रखा है। 50 और 63 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 3150 प्राप्त होगा। कितना, 3100 प्राप्त होगा, 3150। तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, इन तीनों का योग करेंगे तो हमारा 10,480 आ जाएगा। कितना, 10,480 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनके जो है इनके अंकों का औसत हम देखेंगे। इनके अंकों का औसत कितना है, तो एक तो आपका 45 है, 45 के बाद कितना है, 65 है। और 65 के बाद कितना है, तो 50 है। इनके अंकों का औसत कर देते हैं। इनको अंकों का औसत करेंगे, 45, 65 और 50 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 160 आ गया। अब देखिए 10,480 को हम सीधे 160 से यहाँ पर भाग दे देंगे तो यह कितनी बार में जाएगा, तो आपका 65.5 बार में, यह संपूर्ण बार में आपका कट जाएगा। तो 65.5 हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर है, 43 नंबर है। और यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और दो कथन यहाँ पर दे रखे हैं। कह रहा है ज्ञात करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ई में सबसे हल्का कौन है। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई में सबसे हल्का कौन है। तो कथन कह रहा है पहला कि सी जो है बी और ई से भारी है। कौन है, तो सी जो है वह किससे, सी जो है आपका बी और ई से भारी है। सी जो है बी और इससे ई से भारी है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा कथन लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ डी से हल्का है। किससे, लेकिन डी से यहाँ पर हल्का है। फिर कह रहा है कि दूसरा कथन कह रहा है डी सबसे भारी नहीं है। अब देखिए डी सबसे यहाँ पर क्या है, तो डी आपका कथन दूसरा कह रहा है डी सबसे भारी यहाँ पर नहीं है। तो फिर अगर कथन मिलाए हम तो एक आपका बनता है, देखिए इस तरीके से आपका बनेगा ए डी सी बी। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके कौन से कथन यहाँ पर प्राप्त हैं। तो देखिए यहाँ तो ये पता चल रहा है कि कौन भारी है कौन हल्का है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, विकल्प नंबर डी लगा देंगे। कथन एक और कथन दो दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ भारी देखिए, एक तो कह रहा है डी सबसे भारी, डी जो है सबसे हल्का है। फिर कि यहाँ पर कह रहा है डी सबसे भारी नहीं है, लेकिन डी से हल्का है। तो यहाँ सी को बता रहा है कि डी से हल्का है, लेकिन यहाँ भी कह रहा है फिर सेकंड में कि डी सबसे भारी नहीं है। तो इस वजह से हम जो है क्या लगा देंगे, कथन आपका दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। आगे है आपको एक आरेख अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। तो कह रहा है कि अंग्रेजी, यहाँ पर देखिए कह रहा है अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषयों की परीक्षा के लिए 500 प्रत्याशी आपके हाजिर हुए थे, यानी आपका उपस्थित हुए थे। कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले
प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना है। 2 विषयों में फेल होने वाले प्रत्याशियों का यहाँ पर जो है प्रतिशत कितना है, तो कम से कम 2 अगर फेल निकालें तो सबसे पहले अगर हिंदी और किसका निकालें, हिंदी का निकालें और किसका निकालें, आपका अंग्रेजी का निकालें। तो हिंदी का और प्लस अंग्रेजी का हम यहाँ पर इंग्लिश का निकालें तो कितने हो जाएंगे, तो आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नहीं 1 मिनट, आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 10 के बाद हम अगर 10 के बाद फिर हम हिंदी और गणित का निकालें, किसका, उसके बाद हिंदी और प्लस हम यहाँ पर मैथ का निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, हिंदी और मैथ का। तो देखिए हिंदी आपकी यहाँ पर है और गणित यहाँ पर है, तो कितना है यह, तो यह आपका 12 है। उसी प्रकार से हम निकालेंगे अंग्रेजी और गणित का, इंग्लिश और फिर हम मैथ का निकालेंगे, किसका, इंग्लिश और मैथ का निकालेंगे तो यह भी कितना है, तो आपका 12 है। उसके बाद कौन बचा फिर आपका, उसके बाद 3 विषयों में हम विद्यार्थियों का निकालेंगे। 3 विषयों में जो है फेल हैं कितने, तो 3 विषयों में टोटल आपके 5 विद्यार्थी फेल हैं। कितने, 5 विद्यार्थी फेल हैं। तो आपका 10, 12, 12 और 5, तो इनको ऐड कर देते हैं तो कितना ये हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा। अब 39 का हम निकालेंगे टोटल प्रत्याशी कितने हैं, तो 500 और कर देंगे 100। कितना कर देंगे, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है आपका। 5 सत्ते 35 और कितना हो जाएगा ये, तो आपका 8% हो जाएगा, 7.8% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि उड़ीसा अब भी एक विकसित राज्य है। कह रहा है यहाँ पर कथन दूसरा, कह रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है, पहला कह रहा है कि उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है, और दूसरा कह रहा है कि यह ईश्वर की इच्छा है। तो यहाँ पर विकल्प डी लगाएंगे, ना तो निष्कर्ष 1 निकलेगा, ना ही निष्कर्ष 2 निकलेगा। अब उड़ीसा एक अविकसित राज्य है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वहाँ पर आपका शिक्षा के साथ आपका जो है यहाँ पर रोजगार के बाद आपका डेवलपमेंट, पानी, बिजली, सड़कें, यह सब क्या है, अहम भूमिका होती हैं किसी भी राज्य के विकास के लिए। तो समस्याओं का हल एक इंसान के पास है, अतः विकल्प 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ से आपका जो है जीके स्टार्ट है। कह रहा गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध जो थे वह कौन से गणराज्य के थे, वह जो थे शाक्य गणराज्य के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। गौतम बुद्ध कौन थे, तो शाक्य गणराज्य के आपके, इनके पिता थे शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, और यह शाक्य वंश से थे। और बात करेंगे जो है शाक्य गणराज्य जो है बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग, नेपाल के तराई वाले भाग में स्थित था। कपिलवस्तु इसकी क्या थी, राजधानी थी। तो गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। शाक्य गणराज्य से संबंधित होने के कारण इन्हें वंश से शाक्य वंश कहलाया। 47 है, निम्नलिखित में से किसका यहाँ पर सही मेल नहीं खाता है। तो कौन सा सही यहाँ पर मेल नहीं खाता है, तो कह रहा कि महाकाल मंदिर उज्जैन दे रखा है, ये तो आपका यहाँ पर सही है। महाकाल मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है, जो कि उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। और बात करेंगे आपका श्रृंगेरी मठ आपका चिंगमंगलूर जिला दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, यह भी सही है। देखिए चिंगेरी मठ तुंग नदी के तट पर चिंगमंगलूर जिला में स्थित है। यह मठ यजुर्वेद की परंपराओं को दर्शाता है। यह मठ होयसेला और द्रविड़ स्थापित शैली में स्थापित है। और सूर्य मंदिर कोणार्क दे रखा है, यह भी आपका सही हो जाएगा कि सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा करवाई गई थी। और यहाँ पर जैन मंदिर खजुराहो दे रखा है, जो कि आपका बाकी ऑप्शन नंबर डी में आपका देखिए दे रखा है खजुराहो में नहीं, यह स्थित है जैन मंदिर। यह कहाँ पर है, तो छतरपुर में। कहाँ पर, छतरपुर। तो यहाँ पर कह रहा है हमसे सही मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है कि 48 नंबर, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। 48 नंबर है, और दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी। क्या थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के फारसी भाषा का प्रोत्साहित करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण राजकीय पुस्तकालय दिल्ली में था, जिसमें फारसी भाषा का बोलबाला था। और मुगल काल में फारसी राजकीय भाषा थी। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरीना बीच। मरीना बीच लगभग इसकी लंबाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर। कितना, 13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये आपका कहाँ पर है,
तो यह भारत के चेन्नई में, कहाँ पर, तो भारत के चेन्नई में यह स्थित है। आगे है, अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए आपकी अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर तो काजू क्या है, तो काजू एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो गर्म एवं शुष्क जलवायु में उत्पन्न होता है। समुद्री तटीय प्रभाव वाले लाल लेटराइट मिट्टी, कौन से, लाल लेटराइट मिट्टी में इसकी अधिक जो है उत्पादन होता है। काजू के उत्पादन के लिए आपका शीत क्षेत्र, जहाँ पर आपका 20 सेंटीग्रेड से ऊपर 600 से 700 मिली वर्षा होनी चाहिए। कह रहा है 51 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। 51 नंबर, तो ये जो आपका है 153 नंबर, कौन सा, 153। यहाँ पर जो है राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 148 क्या कहता है, यह कहता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। और अनुच्छेद यहाँ पर 136 क्या कह रहा है, अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेषता की यहाँ पर इजाज़त है। और 124 क्या कह रहा है अनुच्छेद यहाँ पर, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन इसमें दे रखा है। और 52 नंबर है, राज्य में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 52 नंबर है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 क्या कहता है, 80 कह रहा है कि राज्य के गठन का प्रावधान कराता है। राज्य के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, कितनी, 250 हो सकती है, परंतु इसमें आपके संख्या जो अभी कितनी है वर्तमान में 245 है। और इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। और 53 नंबर है, 1975 में 53 नंबर प्रश्न है और कह रहा है कि वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो उस टाइम थे फखरुद्दीन अहमद। और आपका जो है 21 महीने तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल चला। और ये आपका कब से लागू हुआ, तो 25 जून 1975 को, कब, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुआ। और उसमें आपका तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद थे। और ये आपका आपातकाल टोटल 21 महीने आपका चला था। आगे है 54 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति डैश डैश वर्षों के लिए, यानी अवधि यहाँ पर पूछी जा रही है। ये आपकी अवधि है 4 वर्ष के लिए, कितने के लिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति 4 वर्षों की अवधि के लिए होती है। केंद्रीय बैंक का कामकाज केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। 55 नंबर है, वह स्थान जहाँ बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारंपरिक दावों और खातों की व्यवस्था करता है जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस। क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के अधीन 1934 में आपका प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में इसकी केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 55 नंबर है यहाँ पर। आगे देखिए, पैरा योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 56 नंबर है। और योजना आयोग की स्थापना यहाँ पर पूछी जा रही है। तो योजना आयोग की जो है स्थापना 15 मार्च, कब, 15 मार्च आपका 1950 को हुआ था। कब, 15 मार्च 1950 को होता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित पारित करते की गई थी। इस योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं होता है। 13 अगस्त, कब, तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त करके इसके स्थान पर नए आयोग का गठन हो गया, जिसे नीति आयोग कहा गया, जो 1 जनवरी 2015 को यह किया गया था। कह रहा कि आपका प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। प्रथम बार में यह पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 100वां जयंती पर 1969 में किसे दिया गया था, अभिनेत्री देवकी रानी को। किसे, अभिनेत्री देवकी रानी को दादा साहेब के 100वें जयंती पर इन्हें प्रदान किया गया था। कह रहा कि दोंजा खंगा डैश डैश की शासकीय भाषा है। तो आपका ये कहाँ की है, तो भूटान की। कहाँ की, भूटान की है। कह रहा दी फोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था।
तो 59 है, दी फोक्सी लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और दी फोक्सी फोकस लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष और निवारण के लिए किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में आपका वृद्धावस्था में होता है, और वृद्धावस्था के कारण आँखों का असमंजस क्षमता जो है घट जाती है, या तो दूर की वस्तु नहीं दिखती या तो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती। तो इसके रोग के निवारण के लिए आपका दी फोक्सी लेंस का जो है डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं। आगे है यहाँ पर 60 नंबर, और कह रहा है यहाँ पर कि एलईडी का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर 60 नंबर, तो एलईडी का आविष्कार यहाँ पर किसने किया था? तो देखिए निक होलेनिक ने। किसने? निक होलेनिक ने प्रकाश उत्सर्जक एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड का आविष्कार किया था। अब कब किया था? 1962 ईस्वी में। और इन्हें जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते थे, और इन्हें एलईडी का जनक कहा जाता था। 61 नंबर है, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था राखी कपूर को। किसे? राखी कपूर को 6 फरवरी। कब? तो 6 फरवरी 2023 को लेखिका राखी कपूर को उनकी पुस्तक नाउ ए ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया था। कह रहा है फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा प्रदान की है? तो 62 नंबर है, और ये किसने किया? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। किसने? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। कह रहा है कि यहाँ पर 63 नंबर है, और कह रहा है कि सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका यह है खनन प्रहरी। कौन सी? तो फरवरी 2023 में सरकार ने अनाधिकृत खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खनन प्रहरी योजना शुरू की है। यह एक वेब आपका है जो कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट लॉन्च किया है। कह रहा है यहाँ पर फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है भारतीय नौसेना के साथ। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 65 नंबर है, और देखिए 15 से 17 फरवरी को 2023 को फिजी नदी में। कहाँ पर? तो फिजी नदी जिले में भारत ने संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया। और यहाँ पर आप देखिए 66 से आपका कंप्यूटर है। कह रहा है 8 बिट शब्द वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डैश बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो ये किसको? तो बात करेंगे यहाँ पर आपका 8 कितना? तो यहाँ पर देखिए 8 बिट शब्द वाला एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। आगे है यहाँ पर कि 67 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो यहाँ पर बात करेंगे 67 में, तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों के लिए किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर एक साथ कई लोगों को उपयोग में ला सकता है, और दिए गए अन्य विकल्प जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ये सब क्या है? ये सब पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? निम्नलिखित में से किसका जो है मोबाइल में आपका प्रमुख महत्व है? 68 नंबर में, तो आपका डेटा सुरक्षा के लिए। किसके लिए? डेटा सुरक्षा सिद्धांतों और तकनीकों का एक साक्ष्य है जो जानबूझकर या अनजाने में होने वाली क्षति, संशोधन और प्रकटीकरण के विरुद्ध डेटा को सुरक्षित करता है। आगे है 69 नंबर, और कह रहा है कि प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो आपका प्रोलॉग स्रोत फाइल का यहाँ पर क्या है? एक्सटेंशन क्या है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर बात करें कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर 69 में हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए डैट PL। कौन सा? डैट PL जो है यह एक्सटेंशन है। आगे कह रहा है कि आपका USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? तो 70 नंबर है, और यहाँ पे कह रहा है कि आपका USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? तो 400 Mbps। कितना? 400 Mbps। कह रहा है आपका 71 नंबर, और कह रहा है कि कंप्यूटिंग
कंप्यूटिंग सेवा जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है किसके? तो क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। इसे जो हम किस रूप से जानते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में इसे जाने जाते हैं। कह रहा आईसीटी का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? तो आईसीटी के यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 73 नंबर है एफक्यूडीएन का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा जा रहा है। एफक्यूडीएन का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या होता है? 73 नंबर में ये होता है आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि डैश डैश संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की यानी शिफ्ट टैब डैश डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शिफ्ट टैब आपका किस लिए प्रयोग करते हैं? 74 में ये आपका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो यहाँ पर बात करेंगे 74 में ऑप्शन नंबर डी के लिए, यानी विकल्प के पीछे जाने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग क्यों किसके लिए करते हैं? तो विकल्पों के माध्यम से पीछे जाने के लिए। और कह रहा हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? 75 नंबर है। कह रहा हेडर और फुटर डालने के लिए कि आपका किस मेनू पर क्लिक करते हैं? तो यहाँ पर किस पे क्लिक करते हैं 75 नंबर में? तो इंसर्ट पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। 76 नंबर है आपका मेल मर्जक घटक है। मेल मर्जक किसका घटक होता है? मेल मर्जक जो आपका घटक होता है वह एमएस वर्ड का। किसका? एमएस वर्ड इज द राइट आंसर 76 नंबर का। आगे देखिए 77 नंबर है। कह रहा एमएस एक्सेल 2019 में प्रोडक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? ये आपका किसका नहीं है? तो डिलीट द वर्कशीट। किसका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है कि देखिए एमएस एक्सेल 2019 में प्रोडक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस चालन का अनुमति नहीं है? तो आपका डिलीट द वर्कशीट पर। ऑप्शन नंबर सी विकल्प 76 का राइट होता है। कह रहा निम्न में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली यहाँ पर है? तो निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? तो आपका एनएफटी। कौन सा? एनएफटी जो आपका है एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। कह रहा कि फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इसमें से कौन सा है? 79 नंबर में। तो देखिए ये आपका है क्या? सिंगल यूजर यानी सिंगल टास्किंग। ऑप्शन नंबर सी 79 का इज द करेक्ट आंसर। 80 नंबर है। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? 80 नंबर है। और 80 नंबर का जो राइट हो जाएगा आपका सेल होता है। क्या होता है? उसे हम सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 81 नंबर है यहाँ पर। अब यूपी जी के हम कवर करेंगे। कह रहा इनमें से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले जो आपका राज्य भाषा है वह आपकी हिंदी है और सेकंड जो आपकी भाषा है वह उर्दू है। आगे है 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत कितना है? तो टोटल अगर बात करें आपका 16.7% यहाँ पर। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अगर 2011 की यहाँ पर डाटा लिए तो यहाँ पर जो हो जाएगी आपकी प्रयागराज की। लखनऊ योजना डैश डैश रूप से विकसित संबंधित है। तो आपका है सड़कों से संबंधित। किससे? तो सड़कों से संबंधित है। आगे फिर देखिए कह रहा कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ये आपका घोषित किया गया था 1989 में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की टोटल संख्या है और टोटल आपके उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने? टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपकी कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या है। आगे बढ़ेंगे 88 नंबर और कह रहा राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण का गुप्त जन्म उत्तर प्रदेश में डैश डैश में हुआ था। तो यह देखिए राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण का गुप्त 3 अगस्त। कब? 3 अगस्त आपका 1886 में। कब? तो 3 अगस्त 1800 आपका 86 में कहाँ पर हुआ था? तो झांसी में हुआ था। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। कह रहा उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वह कौन है? तो ये कौन थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त। कब? तो 21 अगस्त 2000 कब? तो 2006 को लखनऊ में
प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी और संगीत रत्न पुरस्कार जो है स्थापित करने का निर्णय लिया। आगे है अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, वर्ष 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो उस टाइम इन्होंने नवाब की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 90 का करेक्ट होता है। आगे देखिए 91 कह रहा मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। तो ये कौन था? तो जौनपुर। कौन था? ये राज्य जो था, यह जिला जो आपका था वह जौनपुर था। कह रहा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? 92 नंबर। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है राइट होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उत्तर को यहाँ पर चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका गुजरात का संबंध कहाँ से है? इधर राज्य है, इधर आपके अणुशक्ति केंद्र हैं। तो गुजरात का संबंध यहाँ पर कहाँ है? गुजरात जो है आपका काकापार। कहाँ पर? गुजरात का संबंध काकापार से है। और कर्नाटका का संबंध कहाँ से है? कर्नाटका का कैगा से। और राजस्थान का आपका कहाँ से? तो राजस्थान का आपका रावत भाटा से। और उत्तर प्रदेश का नरौरा से। तो हमारा यहाँ बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। कह रहा महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश का एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। कहाँ पर? तो सहजनवा, जो कि आपका गोरखपुर में। और 95 नंबर है, उत्तर प्रदेश में निर्यात निर्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? 95 नंबर है। और उत्तर प्रदेश में निर्यात निर्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, कानपुर व लखनऊ में स्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। औद्योगिक स्थान है और इधर नगर है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? तो आपका रायबरेली में। कहाँ पर? तो रायबरेली में। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? कानपुर में है। और उर्वरक खाना आपका फूलपुर में है। तो यहाँ पर 96 का ऑप्शन नंबर ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। आगे है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका बनाया गया है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है कहाँ पर? ये आपका है बेतवा नदी पर। आगे है आम का लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश में से किस जिले से अद्भुत मानी जाती है? तो आम का जो लंगड़ा प्रजाति है वो आपका कहाँ पर? तो वाराणसी से। कहाँ पर? यहाँ पर 99 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होता है। दशहरी आम के लिए आपका लखनऊ मलिहाबाद प्रसिद्ध है। चौसा आम के लिए हरदोई सहारनपुर। आपका अल्फांसो आम के लिए रत्नगिरी महाराष्ट्र। केसर आम के लिए जूनागढ़ गुजरात। हिमसागर और किशनभोग के लिए मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। बादामी आम के लिए कर्नाटक। सफ़ेदा आम के लिए आंध्र प्रदेश। बॉम्बे ग्रीन के लिए पंजाब। तोतापुरी आम के लिए बेंगलुरु कर्नाटक। नीलम आम के लिए आंध्र प्रदेश। रसपुरी आम के लिए कर्नाटक। इस तरह से लक्ष्मण भोग के लिए आपका मालदा पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं और उस जनपद को चिन्हित करना है जिसे जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो ये आपका कहाँ पर है? 100 नंबर में। तो यहाँ पर कहाँ पर पॉलीक्लिनिक नहीं है? तो आपका झांसी में। बाकी आपका पॉलीक्लिनिक के लिए बात करें पशुओं को विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक है, जिसमें आपका गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और आपका लखनऊ शामिल है। यहाँ पर है इन तीनों में, लेकिन झांसी में नहीं है। तो हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और 100 में क्या स्कोर रहा आप कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।